हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी के बारे में। तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी को हम डिस्निया भी कहते हैं या डिसप्निया भी कहते हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यदि ब्रेथलेसनेस आपको होता है तो उसके सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये बहुत कॉमन है, देखा गया है कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी अक्सर कुछ कंडीशंस में होती है और उसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स या साइंस जुड़े होते हैं, जैसे कि पेशेंट बहुत डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है और बहुत डिस्ट्रेस में रहता है। और उसके साथ दूसरे सिम्टम हैं जैसे कि फ़ीवर है, कफ या चेस्ट पेन हो सकता है यदि उनको ब्रेथलेसनेस पेशेंट को है। तो हमारे बॉडी में एक्चुअली ब्रेथलेसनेस होता क्यों है? ब्रेथलेसनेस का कारण है हाइपोक्सीमिया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी होना। और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी वेरियस कारणों से हो सकते हैं, जिसमें 3 तरह के कारण हो सकते हैं। या तो कुछ ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हमारे शरीर में कुछ केमिकल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है, और मैकेनिकल रीजंस। लाइक ब्रीदिंग एक मैकेनिकल सिस्टम भी है जिसमें आप सांस लेते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम होने से भी आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती। तो ऑक्सीजन की कमी होने से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो शरीर ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी फास्ट ब्रीदिंग करता है और वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो लोड है वो बढ़ जाता है शरीर में। उसके कारण लंग एक्सपैंड होने में डिफ़िकल्टी होती है और इसलिए चेस्ट पेन होता है। तो यदि सही समय पे हम ब्रेथलेसनेस को मैनेज करें, उसको ट्रीट करें, तो हम बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी ब्रेथलेसनेस होता है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे जो पर्वतारोही हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, उनको अक्सर देखा गया है कि जो हाई एल्टीट्यूड में जब पहुंचते हैं तो ब्रेथलेसनेस होता है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली डिलीवरी के समय ब्रेथलेसनेस हो सकता है। ओबेसिटी पेशेंट हैं जो उनको ब्रेथलेसनेस होता है। यदि आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, या बहुत लंबा मैराथन या रनिंग करते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है, जो आप काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, तब भी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। आप डर जाते हैं किसी सिचुएशन में, मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें आग लग गई या कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो ब्रेथलेसनेस बढ़ता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं। यदि उनको कुछ तकलीफ़ है लंग्स से रिलेटेड या कोई दूसरी प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू है, और कुछ हम उनको एक्सरसाइज करते हैं या कुछ, तो वो पैनिक अटैक आने से भी, या वो डरे हुए रहते हैं कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तब भी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। तो कभी कभी ये साइकोलॉजिकल भी रहता है, ब्रेन से रिलेटेड रहता है, एंड कभी कभी मैकेनिकल, एंड कभी कभी केमिकल रीजनों से, जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है। So these are some conditions which cause breathlessness or dyspnea, like chronic obstructive pulmonary disease में slow onset breathlessness होता है। एस्थमा है एपिसोडिक, मतलब रुक के आएगा एस्थमा में, और ड्यूरिंग एक्सेलेशन या सांस छोड़ते समय आपको ब्रेथलेसनेस होता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में प्रोग्रेसिव और एग्जर्शनल हैं, जो थक जाते हैं आप, उस तरह का ब्रेथलेसनेस आएगा। निमोनिया, जिसमें हम कोविड निमोनिया की बात कर रहे हैं, वो भी एग्जर्शनल ब्रेथलेसनेस है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है आपके टिश्यू में, और लंग्स में पानी भरे होने के कारण आप बहुत जल्दी फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, इसलिए आप थक जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एग्जर्शनल ब्रेथलेसनेस। नीमोथोरैक्स और लंग कोलैप्स, इसमें मॉडरेट और सीवियर डिस्निया हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन, बहुत जल्दी सांस, बहुत फास्ट सांस ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन, एंड दैट इज़ ड्यू टू एयर हंगर, जो कि आपके रेस्ट से भी आराम ना हो, इस तरह का ब्रेथलेसनेस हाइपर वेंटिलेशन में होता है। ये हाइपर वेंटिलेशन एंड निमोनिया रिलेटेड ब्रेथलेसनेस आपको कोविड-19 में होता है। एंड पल्मोनरी एडिमा, इसमें पोजिशनल एक्सर्शन में होता है, और ऑन इन्हेलेशन। न्यूरोमस्कुलर में एक्सर्शनल एंड ऑन इन्हेलेशन। डिकंडीशनिंग में हैवी ब्रेथलेसनेस होता है, एंड हमने पहले ही बात की कि ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी में भी एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज ब्रेथलेसनेस और डिस्निया। एक्यूट डिस्निया इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए यदि वो मैनेज नहीं हो रहा है ब्रेथलेसनेस।
तो डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेता है, आपको फिर वो पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डिक मॉनिटर लगाता है जिससे आपका पूरे शरीर को चेक किया जा सके, एंड ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। यदि हम कोविड-19 की बात करें कि हमें ऑक्सीजन थेरेपी कब लगता है, तो 85% केस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत ब्रेथलेसनेस होती है। कभी कभी कुछ पेशेंट को इसमें ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, अदरवाइज़ वो अपने आप घर में होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाते हैं। जो 14% केस है दैट इज़ सीरियस केस जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन होता है और जिसमें थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी हॉस्पिटल में देते हैं। और जो क्रिटिकल केस है जिसमें 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं पेशेंट को, उसमें कभी कभी वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है पेशेंट को, एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल केस। तो इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं कोविड पेशेंट को। फर्स्ट इज़ कोविड निमोनिया, जिसमें जो लंग्स के टिश्यू हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है वो। एंड सेकेंड इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें बहुत सीवियर ब्रेथलेसनेस होता है, जिसमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे डॉक्टर डालते हैं। एंड थर्ड इज़ सेप्सिस, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं इन्फ्लेमेशन से, और वो टॉक्सिन ब्लड में मिक्स होके पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को सेप्सिस कहते हैं। और सम टाइम इवन ब्लड क्लॉट से भी कई बार देखा गया है कि जो प्रॉब्लम्स है दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं, कभी कभी हार्ट अटैक एंड किडनी में प्रॉब्लम्स, लिवर में प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नॉट ओनली कोविड-19 में लंग्स से रिलेटेड ही नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गन से भी रिलेटेड हो जाती हैं यदि वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये थी मेडिकल मैनेजमेंट जो आपके डॉक्टर करते हैं, बट उसके पहले भी यदि आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं ब्रेथलेसनेस को घर पे ही, तो कुछ प्रॉपर पोजीशन होते हैं जिनको सीख के आप ब्रेथलेसनेस को वर्स होने से बचा सकते हैं, या यदि माइल्ड कंडीशन या मॉडरेट कंडीशन में है तो पूरी तरह से वो ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई साइड लाइंग पोजीशनिंग की। तो इसमें इस तरह से आप तकिया ले सकते हैं और साइड में लेटना है, और दोनों घुटने के बीच में एक तकिया और एक आप पेट के पास एक तकिया ले सकते हैं, और सिर के नीचे 3 तकिए इस तरह से ले सकते हैं, और साइड में इस तरह से लेटेंगे तो आपका जो सिर का पोर्शन है थोड़ा उठा रहता है। हाई साइड लाइंग का एक अल्टरनेटिव मेथड ये भी है, यदि आप सोफ़ा पे नहीं तो पलंग पे आप इस तरह से 3 तकिया को सिर की तरफ रख सकते हैं, एक तकिया घुटने के बीच में, और इस तरह से साइड में लेट जाएंगे और धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश करेंगे। दैट विल ऑल्सो हेल्प। नाउ नेक्स्ट पोजीशन है फॉरवर्ड लीन सिटिंग विदाउट पिलो। तो आप इस तरह से बैठ के बिना तकिए आप आगे थोड़ा झुक के आप बैठ के सहारा लेके ऐसे सांस ले सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ रिलैक्स होगा। नाउ नेक्स्ट पोजीशन है सिटिंग इन फॉरवर्ड लीन पोजीशन विथ पिलोस। इस तरह से आप तकिया को लेके आप उसके ऊपर लीन करके बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन इज़ अपराइट सिटिंग इन चेयर। इस तरह से आप सीधा अपराइट बैठ के भी ब्रेथलेसनेस से रिलैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में आप इस तरह से कोई आगे सपोर्ट लेके आप लीन फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी, चाहे यहाँ डेस्क हो, चाहे कोई ट्रॉली हो, चाहे सोफ़ा हो, इस तरह से आप उस पर पूरा सहारा लेके ऐसे सांस लेके रिलैक्स सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है यदि आपके आसपास चेयर हो तो उसका भी आप सहारा लेके फोर आर्म सपोर्ट लेके असिस्ट कर सकते हैं ब्रीदिंग को, और मे बी कोई ट्रॉली हो। नेक्स्ट पोजीशन है यू कैन बी स्टैंडिंग विथ बैक सपोर्ट। आप बैक का सहारा लेके आप वॉल में इस तरह से स्टैंड करके भी सांसें ले सकते हैं जब भी आपको ब्रेथलेसनेस हो। तो ये थी कुछ पोजीशन जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है आप उनकी मदद कर सकते हैं इन पोजीशन पे उनको ला के। इससे काफ़ी उनको मदद मिलती है और उनका केस भी सिवियर नहीं होता है और उनकी जान भी आप बचा सकते हैं बाय जस्ट फॉलोइंग सिंपल पोजीशनिंग। नौ दूसरी पोजीशन जिसके हम बात करने वाले हैं वो है प्रोनिंग। प्रोनिंग आपने बहुत सुना है, दिस इज़ ऑल्सो अ पोजीशनिंग। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू प्रोनिंग। प्रोनिंग के लिए हमें कुछ तकिया कलेक्ट करके रखना है और आपके सिर की तरफ आपको रखने के लिए 2 तकिया इस तरह से रखना है, सिर की साइड है, और 2 तकिया आपको बीच में पेट से
थाई तक आने के लिए एक तकिया, 2 तकिया इस तरह से रखना है, और एंकल के नीचे रखने के लिए भी आपको 2 तकिया इस तरह से इसे जमा के रखना है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाई ऑन योर टमी, आपके पेट के बल लेट जाना है घुटने के सहारे। एंड वो तकिया है, जो बीच का तकिया है, वो आपके कमर से थाई के बीच आएगा, घुटना टच रहेगा, एंकल के नीचे तकिया आएगा, और चेस्ट और जो हेड को सपोर्ट करते हुए ऊपर का तकिया रहेगा। यू कैन जस्ट लाई डाउन लाइक दिस। पेट के बल लेटने के बाद आपको राइट साइड पे लेटना है, उसके बाद आपको सिटिंग अप पोस्चर पे इस तरह से लेटना है, एंड देन यू कैन लाई ऑन योर लेफ्ट साइड इस तरह से, एंड देन अगेन ऑन योर टमी। तो ये जो अल्टरेशन है इन पोजिशनिंग आप कर सकते हैं इन प्रोनिंग। तो प्रोनिंग में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हर पोजीशन में आपको 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में रखना है। 2 घंटे से ज़्यादा कोई पोजीशन को मत रखिए, और कंटिन्यूसली दिन भर वो एक पोजीशन पे ना रहिए। आप दिन में एक दिन में अप टू 16 घंटे तक, या किसी पेशेंट को जिनको ज़रूरत है वो अप टू 16 आवर्स तक प्रोनिंग के अल्टरनेट पोजीशन को चेंज करते करते रह सकते हैं। सो दैट इज़ सेफ़। पिलो रखते समय उन बोनी प्रोमिनेंसेस का ध्यान रखिए कि उसमें कुछ इंजरीज़ ना हो, और कंटिन्यूसली, क्योंकि 2-2 घंटे तक उनको पेशेंट को उस पोजीशन पे रखना है, पिलो की पोजीशनिंग बराबर होनी चाहिए। ऑल्सो यदि पेशेंट उस पोजीशन को सह नहीं पा रहा है, तो जितना टॉलरेंस लेवल है पेशेंट्स का उतना ही आपको प्रोनिंग देना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। तो पेशेंट्स का मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है वाइल प्रोनिंग, यदि पेशेंट क्रिटिकल या सीरियस कंडीशन में है। प्रोनिंग से वेंटिलेशंस या ऑक्सीजनेशन बेटर होता है। तो 94 या उससे नीचे है SpO2 या ऑक्सीजन सैचुरेशन परसेंटेज, तो आप प्रोनिंग दे सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर SpO2 को मॉनिटर करना है पल्स ऑक्सीमेट्री से। पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं यदि आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करना सीखना है। तो डायबिटीज़ इशू है तो आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के साथ ही आप पोजिशनिंग दे सकते हैं और प्रोनिंग दे सकते हैं। सही समय पे प्रोनिंग एंड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग पेशेंट को रिकवर करने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये थी प्रोनिंग और पोजिशनिंग, जिसको आप फॉलो करके पेशेंट को सही टाइम पे सही पोजीशन पे लाके उनके ब्रेथलेसनेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं और उनकी आप जान भी बचा सकते हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, इन सब सिचुएशन में यदि आप छोटी छोटी बात ध्यान रख के और इन पोजीशनिंग को यूज़ करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि प्रोनिंग से 4 से 5% तुरंत इम्प्रूव होता है ऑक्सीजनेशन, एंड पेशेंट की रिकवरी में भी काफ़ी आपको मदद मिलती है, एंड इवन रिहैबिलिटेशन में पोस्ट रिकवरी के बाद भी उनका जो प्रोग्रेशन है उसमें काफ़ी मदद मिलती है प्रोनिंग से। तो ये इस वीडियो को आप बार बार देखिए, उन पोजीशनिंग को आप लिख सकते हैं कहीं पे, जिससे आपको रेफरेंस के लिए वो रहे और आपको तुरंत उस पोजीशनिंग में पेशेंट को लेके आना है जब भी उनको ब्रेथलेसनेस होता है। साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह भी लेनी है। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं दूसरे वीडियो में। वो है एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तब करेंगे जब आप पेशेंट की कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो रही है और वो कॉन्शियस हैं। उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एंड पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने इस पहले वीडियो में दे रखा है, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। और ये एक्सरसाइज भी आपको मदद करता है ब्रेथलेसनेस को मैनेज करने में। ये आप किसी प्रकार का 1-on-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें पेशेंट को हम एग्जामिन करके उनको की कंडीशंस के हिसाब से कुछ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक आवर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड ऑनलाइन पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द सेम। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।